नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जिस प्रकार से आपको पता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कई सारी विषयों की महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं, तो आज भी आपके लिए कुछ खास विषय लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के बारे में, और इस पर विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे साथ सचिव लोकायुक्त संगठन श्रीमती अरुणा गुप्ता जी हैं। साथ ही में जो दूसरा विषय है वो भी बहुत खास है, नशा मुक्ति पर बात करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ श्री समर्थ दंडोतिया, जो कि डायरेक्टर हैं जीकेएस नशा मुक्ति केंद्र के, साथ ही में श्री आरके सिंह, जो कि संयुक्त संचालक हैं सामाजिक न्याय विभाग के। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स, जिससे आप भी जुड़ सकते हैं आज के हमारे कार्यक्रम से। हमारे टोल फ्री नंबर्स नीचे डिस्प्ले किए जा रहे हैं। पहला टोल फ्री नंबर है 0755-266-0049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 0755-266-023। तो सबसे पहले जब दिन की हम शुरुआत करते हैं तो तिथि पर नज़र डालते हैं। तो आइए देख लेते हैं आज की तिथि क्या है। आज की तिथि विक्रम संवत 2082 कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, 30 अक्टूबर 2025 तिथि है और दिन है गुरुवार। तो ये तो थी आज की तिथि। इसी प्रकार से जो इतिहास होता है वो भी बहुत खास होता है, क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। तो आइए नज़र डाल लेते हैं कि 30 अक्टूबर को क्या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। सन 1909 में भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा का जन्म हुआ। वही 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। 1956 में भारत का पहला 5 सितारा होटल अशोक होटल दिल्ली में खुला। वही 2008 में आसाम में गुवाहाटी और 13 अन्य स्थानों पर एक के बाद एक कई बम धमाके हुए, जिसमें 66 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे इतिहास से जुड़ी हुई। इसी प्रकार से जो विचार होता है वो भी बहुत खास होता है, क्योंकि कई बार कुछ पॉजिटिव शब्द, कुछ सकारात्मक शब्द और सकारात्मक सेंटेंसेस हमारे जीवन में बदलाव लाते। तो आइए देख लेते हैं विचार सेगमेंट में क्या कुछ खास है। फूंक मारने से दिया बुझ सकता है, परंतु अगरबत्ती नहीं। जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता, और जो जलता है वो खुद ब खुद बुझ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा विचार है, और हमारी जो महक होती है वो इतनी सकारात्मक ऊर्जा से भरी होनी चाहिए कि वो दूर तक जाए। तो जब हम सफलता की बात करते हैं तो उसी उत्साह के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ हमें कार्य करना चाहिए, जिससे हम आगे तक जा सकें। अब विचार के बाद हम जिस प्रकार से जानते हैं कि आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज बात करने जा रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह के बारे में। और जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अक्टूबर माह के अंत का जो सप्ताह होता है उसे सतर्कता जागरूकता के रूप में मनाया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार के प्रति जन जागृति उत्पन्न करना। आज इसी पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्रीमती अरुणा गुप्ता जी, जो कि सचिव हैं लोकायुक्त संगठन से। मैडम बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों। जी मैम, जैसे सतर्कता जागरूकता पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस सप्ताह को मनाने का महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है, और ये सरदार वल्लभ भाई के पटेल, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को भी कोरोलेट करता है। इस सप्ताह को मनाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि हम अपनी जीवन शैली में भी उन चीज़ों को शामिल करें जो विजिलेंस से रिलेटेड हैं, जो ईमानदारी से रिलेटेड हैं और जो हमारी सतर्कता से रिलेटेड हैं। तो हम अपने दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली में उसे शामिल करते हैं, परंतु आम जनता को और अधिक सेंसिटिव बनाने के लिए, उनको और जागरूक बनाने के लिए बेहतर रूप में इस सप्ताह को मनाया जाता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि ये जो सतर्कता केवल विभागीय प्रक्रिया नहीं है, गतिविधि नहीं है, बल्कि एक जीवन का मूल्य भी है ये। और इस वर्ष की जिस प्रकार से थीम है आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसी बात का संदेश भी देती है। विस्तार से मैडम आप हमारे दर्शकों को बताएं इसके बारे में। विजिलेंस और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम शासन और प्रशासन की और सुशासन की बात करते हैं तो उसके कई स्तंभ होते हैं। आम नागरिक से लेके और हमारे पार्लियामेंट तक, और हमारी न्यायपालिका, हमारी कार्यपालिका
और हमारी विधायिका। इसके साथ ही चौथा स्तंभ लोकतंत्र का हमारा आम नागरिक। तो ये सब जब एक सूत्र में चलते हैं सतर्कता के, तो एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना होती है, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। भ्रष्टाचार बेसिकली है क्या? जब हम एक निर्धारित प्रक्रिया, निर्धारित सिद्धांत और निर्धारित रूल्स का पालन करते हैं, तब एक व्यवस्था को फॉलो करते हैं। जब हम उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, जब हम उससे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, या फिर हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक करप्शन का रूप लेता है, वो एक अमर्यादित आचरण का रूप लेता है। तो भ्रष्टाचार का अपना स्वयं का बहुत बड़ा मीनिंग है, और ये जीवन के हर क्षेत्र में, शासन के हर फील्ड में और प्रत्येक जगह पे ये लागू किया जा सकता है। बिल्कुल मैम, भ्रष्टाचार का विपरीत शब्द ईमानदारी है। कितना चुनौतीपूर्ण है ईमानदारी पूर्ण जीवन जीना एक आम इंसान के लिए? ईमानदारी पूर्ण जीवन जीने का जो संकल्प है, जो व्यवस्था है, वो मैं शुरू करूंगी कि हम जब हमारा छोटा बच्चा होता है, हम उस दिन से उसे सिखाते हैं कि डिसिप्लिन क्या है। बेसिकली वो जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, वही एक तरीके से उसको एक निर्धारित व्यवस्था के अधीन चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। उसको उसी माहौल में पला और बड़ा किया जाता है। स्कूलों में जब हम जाते हैं, हमारे बच्चे को जब हम डालते हैं, तो वो एक डिसिप्लिन का पाठ पढ़ता है, साथ में शिक्षा भी ग्रहण करता है। तो ये एक्चुअली में जो हम एक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, एक मर्यादित आचरण की जो बात कर रहे हैं, वो हमारे संस्कारों में परिवार से डाला जाता है। और जब हम एक नागरिक बनते हैं, जब हम अपने वोटिंग राइट्स का यूज़ करते हैं, तब भी हम कहीं ना कहीं अपने इस आचरण का ही प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। तो जो ईमानदारी पूर्ण जीवन शैली है, वो एक्चुअली में शुरुआत तो उसकी बाल्यावस्था से ही होती है, परिवार से ही होती है। पर जब ये हम आगे बढ़ते हैं और सामाजिक जीवन में जब हम ये पाते हैं कि हमारे लिए कई बार कई समस्याएं इसके कारण खड़ी हो रही हैं, क्योंकि हम एक निर्धारित व्यवस्था के अंदर चल रहे हैं और सामने वाला आदमी उसको बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। बस यहीं पर हमारी सच्ची परीक्षा होती है कि हमको उस संकल्प को कैसे पूरा करना है। मैं यहाँ पर एक रामचरितमानस का उदाहरण भी लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक ब्यूरोक्रेट के साथ रामचरितमानस का चित्रांकन फोक आर्ट के माध्यम से भी करती हूँ। तो जब भगवान राम को वनवास दिया गया और सुमंत्र उनको छोड़ने के लिए गए, तो जब वो उन्हें छोड़ रहे थे, सारे प्रयास निष्फल हो चुके थे। अंतिम बार सुमंत्र ने रामचरितमानस में भगवान राम को कहा कि प्रभु आप वापस चलिएगा। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी रामचरितमानस की चौपाई है, जिसमें उन्होंने मर्यादित आचरण की, एक डिसिप्लिन लाइफ की व्याख्या की है। उन्होंने भगवान राम ने उस टाइम कहा, शिवी दधीचि हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। मतलब ईमानदारी का मार्ग, सत्यनिष्ठा का मार्ग, मर्यादाओं का मार्ग और सतर्कता का मार्ग जीवन में कभी भी आसान नहीं हो सकता। और इस मार्ग के लिए, इस मार्ग पे चलने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग विल पावर और सख्त अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, और इसलिए श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा थी। और वाकई में जो हमारी भारतीय परंपरा है, इसमें हमें ग्रंथों में बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलता है। जब भी हम सतर्कता की बात करते हैं, सकारात्मकता की बात करते हैं या ईमानदारी की बात करते हैं। तो मैम, जब हम बात करते हैं सरकारी और निजी क्षेत्रों में, इन दोनों क्षेत्रों में सतर्कता का क्या अर्थ है? सतर्कता का अर्थ तो सर्वव्यापक है, चाहे वो फील्ड शासकीय हो या अशासकीय हो या कमर्शियल हो। एक इंडिपेंडेंट फील्ड भी हो सकता है, निजी व्यक्ति भी उसको फॉलो कर सकता है। तो सतर्कता के मायने तो सभी जगह एक से होते हैं, अनुशासन के संदर्भ भी सब जगह एक से ही होते हैं। और जो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की, सामाजिक व्यवस्था की हम बात करते हैं, वो एक पार्ट सब पर लागू होती है, किसी एक व्यवस्था पर नहीं लागू होती वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो व्यवस्था है वो हमारे अंदर ही इनबिल्ट होना चाहिए। आप जैसा बता रही हैं कि परिवार का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मैम, ये जानना चाहेंगे कि लोकायुक्त संगठन किस प्रकार से कार्य करता है इस क्षेत्र में, क्या भूमिका रहती है? जब एक निर्धारित व्यवस्था का उल्लंघन होता है, उसको बाईपास करने की कोशिश की जाती है, या फिर उस पर नहीं चलने का उद्देश्य होता है, तब उस टाइम मतलब एक स्टेप
पूरी करने के बाद, एक व्यवस्था को पूरी करने के बाद हमारा संगठन सामने आता है जब भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग की बात आती है। जब हम एक शासन के बनाए हुए बिजनेस रूल्स हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, जब हम उनका उल्लंघन कर रहे होते हैं या हम किसी प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहे होते हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार से मेरा तात्पर्य है कि हम एक निर्धारित व्यवस्था के तहत चलने वाली चीज़ों को ओवररूल करने की कोशिश कर रहे होते हैं या उस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब संगठन हमारा शिकायतों के माध्यम से जो हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं उनको हम रजिस्टर्ड करते हैं और फिर हम विभागों से उस पर जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके बाद संगठन यदि उसमें पद का दुरुपयोग है या करप्शन का केस है या इम्प्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी का केस है या फिर ब्राइबरी वगैरह के केसेस हैं, उस टाइम फिर संगठन अपनी एक निर्धारित व्यवस्था के तहत उस पर कार्रवाई करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है उस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि कई प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं। जिस प्रकार से आपने बताया, ब्राइब का हो सकता है कोई केस या फिर कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है। शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं और क्या ज़रूरी रहते हैं कदम उठाने? देखिए, संगठन में आने के पहले मेरी सारी पदस्थापनाएं शासन के दूसरे विभागों में भी रही हैं, तो मैं उनका उदाहरण लेके आपको ये बता सकती हूँ कि शासन और प्रशासन इस व्यवस्था को, भ्रष्टाचार मुक्त शासन को निर्मित करने के लिए, फॉलो करने के लिए अपने बिजनेस रूल्स निर्धारित करता है। हर विभाग का एक अपना एक नियम, कायदा, कानून या सामान्य भाषा में कहूँ एक व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था पर चलने के लिए अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं। तो से कि जैसे मेरे को एक क्रय की कार्रवाई करनी है, मेरे को एक स्कूल के लिए फर्नीचर की खरीद करनी है, तो मेरे पास एक व्यवस्था है कि मुझे जेम पर जाना है, कि ई टेंडरिंग में जाना है, कि मुझे 3 बंद लिफाफों की कार्रवाई करनी है। एक इस सब की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अधीन ही सारी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। तो प्रत्येक विभाग अपनी व्यवस्था तय करता है और ओवरऑल शासन कार्यपालिका के नेतृत्व में हमेशा इस बात के लिए सजग रहता है कि वो उनके बनाए हुए नियमों का शब्दशः पालन किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया मैम किस प्रकार से विभाग क्या कुछ गतिविधियां करता है और हर विभाग की एक अपनी पॉलिसी होती है, एक अपने कार्य करने का तरीका होता है। अब हम टेक्नोलॉजी की अगर बात करें कि टेक्नोलॉजी ने हमारा जीवन बदल दिया है, चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भ्रष्टाचार कैसे कम कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे इस व्यवस्था को तय करने में, बनाए रखने में बहुत हेल्प मिली है जी। आज से 20 साल पहले की जब हम कल्पना करते हैं तो हम हर चीज़ को लिखने की कोशिश करते थे, फाइल बनाने की कोशिश करते थे और उसको बहुत सारा ह्यूमन डिस्क्रिप्शन उसमें इन्वॉल्व रहता था। आज की डेट में जब हमारे पास ई ऑफिस आ गया, सारा ई टेंडरिंग आ गया, आगे की सारी व्यवस्थाएं अब हमारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रचलित हो रही हैं, तो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशंस, टाइम लैप बहुत कम हो गया है। कई बार क्या होता है कि हमारा कर्मचारी फाइल पुटअप कर रहा है पर वो भूल गया कि उसे कि इतनी सारी फाइलें इस टाइम लिमिट में पुटअप करनी थी। पर अब जबकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ई ऑफिस है, उसके सामने टाइम टारगेट है कि उसको अपनी फाइल मूव ऑन करनी है। कई बार ये फाइल रोकने का सिस्टम, फाइल को रखने का सिस्टम भी करप्शन को प्रोत्साहित करता है। तो हम जब स्मूथ चल रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो हमें हमारे टारगेट सामने दिख रहे हैं और उसको पकड़ना भी आसान हो गया है कि किस जगह पर किस व्यक्ति का इंटेंशन खराब था और किन कारणों से वो चीज़ें रोकी गई हैं, वो भी समझ में आता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से करप्शन को हम बिल्कुल इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम संभाल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण है और कितना बदलाव आया टेक्नोलॉजी के आने के बाद। एक्यूरेसी आई है, ई ऑफिस ने बहुत कुछ बदलाव कर दिया है और भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक कम हो जाता है जब एक्यूरेसी पे काम होता है। तो दर्शकों यहीं रुकेंगे, एक छोटे से विराम के लिए चर्चा जारी रहेगी। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हमेशा नए लगते हैं, फिर चाहे कितना ही वक्त क्यों ना गुजर जाए, पर वो कभी पुराने नहीं होते। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तो वाकई लगता है कि किसी ने दिल से पुकारा हो और हम सब कुछ छोड़कर
बस उस आवाज के पीछे चले गए हों। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। आशा जी की आवाज में वो जादू है। गुजरते जाएंगे हम, प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे देखना ना भूलें आपका अपना कार्यक्रम सदाबहार। एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी। प्रदेश का सजीव कार्यक्रम नमस्कार एमपी, और ये कार्यक्रम सजीव होने के साथ साथ फोन इन भी है, आप कॉल भी कर सकते हैं। बात हम कर रहे हैं आज सतर्कता जागरूकता सप्ताह के बारे में। हमारे साथ श्रीमती अरुणा गुप्ता जी हैं जो कि सचिव हैं लोकायुक्त संगठन से। तो चर्चा हम जारी रखेंगे। मैडम, जिस प्रकार से आप बता रही थी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफ़ी कुछ बदलाव आया है और प्रधानमंत्री जी का आह्वान है प्रिवेंटिव विजिलेंस, इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। तो इस पर हम खासकर जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। एक्चुअली में प्रिवेंट विजिलेंस, जिस व्यवस्था को हम आगे चलने की बात कर रहे हैं, जिस पर चलने की बात कर रहे हैं, उसी को सशक्त रूप से इम्प्लीमेंट करने की व्यवस्था है। प्रिवेंटिव विजिलेंस ये कहती है कि आप अपने सारे सिस्टम को फॉलो करें, किसी भी अनावश्यक लोभ में ना पड़े और अपने व्यवस्था को टाइम बाउंड मैनर से और सशक्त तरीके से चलाएं, ताकि आगे चल के वो करप्शन का केस ना बने, पद के दुरुपयोग का केस ना बने और आप उसी स्तर पर उन चीज़ों को संभालने की कोशिश करें। दिस इज़ द प्रिवेंटिव। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जैसा कि कहा जाता है। तो कुछ घटना होने से पहले, भ्रष्टाचार होने से पहले ही हम सतर्क हो जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और यही मतलब है प्रिवेंटिव विजिलेंस का, और जिसके लिए प्रधानमंत्री जी निरंतर जागरूक कर रहे हैं और पूरे भारतवासियों से आह्वान भी कर रहे हैं। मैम, जब हम आम नागरिक की बात करते हैं तो आम नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी भूमिका रखता है। तो क्या कुछ भूमिका है, हम सभी की क्या जिम्मेदारी बनती है? शासन और प्रशासन हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। जहाँ पर भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें हर व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी 80% जनता आज भी गाँव में रहती है। तो जमीन के खसरे से लेके राशन कार्ड और उसके आगे किसी इंडस्ट्री की स्थापना से लेके, या कई बार कृषि से निकलते हुए सत्वों की बात यदि हम करते हैं, तो सब में शासन का इन्वॉल्वमेंट है। और यहीं पर आम नागरिक शासन से जुड़ा होता है। एक छोटा सा उदाहरण लूँगी कि एक व्यक्ति के ज़मीन का म्यूटेशन होना है, नामांतरण होना है, उसकी एक निर्धारित व्यवस्था है कि वो अपने पटवारी को या अपनी तहसील कार्यालय में एक आवेदन देगा और आवेदन के बाद एक निर्धारित व्यवस्था के तहत उसके नामांतरण की कार्यवाही की जाएगी। यदि हमारी ये व्यवस्था, नामांतरण की व्यवस्था, यदि एक स्मूथ तरीके से चल रही है और एक व्यवस्था के अधीन चल रही है, तो उस व्यक्ति को दोबारा उस तहसील कार्यालय में आने की आवश्यकता ही नहीं होगी और उसको ना तो ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और ना ही उसे परेशान होने की जरूरत होगी। एक निर्धारित व्यवस्था के तहत हम उसका नामांतरण करके खसरे पंजी में उसको दर्ज कर देंगे और उसको इन्फॉर्म कर देंगे। तो इस छोटी छोटी चीज़ों में, राशन कार्ड को बनवाना है या मनरेगा में मजदूरी लेना है या फिर स्कूल में एडमिशन लेना है या आरटीआई के तहत जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनको हम एडमिशन देते हैं, यदि इन सारी व्यवस्थाओं में एक व्यवस्था के तहत कार्रवाई हो रही है तो हमारी जनता को परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम ग्रास रूट लेवल से ही उन चीज़ों को सही करने की व्यवस्था रखते हैं। बिल्कुल, तो केवल उसको पालन करने की आवश्यकता सख्त तरीके से है और वो व्यवस्था के अधीन कार्रवाई हो भी रही है। तो शासन और प्रशासन का पूरा जोर है, ग्रास रूट लेवल पर कार्य किया जा रहा है, जिससे कि ये संभावना ही ना हो, भ्रष्टाचार कम ही हो सके। मैम, शिकायत निवारण के लिए उपलब्ध साधन कौन कौन से हैं? जहाँ तक लोकायुक्त संगठन की बात करती हूँ मैं, तो शिकायत निवारण के लिए सुदृढ़ व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। हमारी एक वेबसाइट है mp-lokaयुक्त.nic.in, जिस पर कि प्रत्येक नागरिक उस पर जिसको शिकायत करना है उसको अप्रोच करके उस पर दर्ज कर सकता है। हमारे साथ संभागीय पुलिस कार्यालय हैं जहाँ पर एसपी रैंक का अधिकारी उसको हेड करता है और वहाँ पर वो अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोकायुक्त संगठन में भी मेल के माध्यम से
डाक के माध्यम से, इन पर्सन भी, तीनों तरीके से वो अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है यदि वो किसी विभाग में किसी कार्यवाही से वो व्यथित है, परेशान है, या उसको लगता है कि किसी प्रकार उसका भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिल रहा है, या कोई अधिकारी उसके काम समय सीमा में नहीं कर पा रहा है, या पद के दुरुपयोग की बात हो रही है। तो इन तीनों स्थितियों में हमारा आम नागरिक संगठन को अप्रोच कर सकता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप नोट कर सकते हैं वेबसाइट जो मैडम ने बताई है और साथ ही में जो पते बताए हैं वहाँ पर जाकर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वेबसाइट है mplokaयुक्त.nic.in और साथ ही में संभागीय कार्यालय जहाँ पर SP ऑफिसर्स रहते हैं उनके पास जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और जो कार्यालय है लोकायुक्त के संगठन के वहाँ भी जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मैम, जिस प्रकार से समाज में देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के प्रति सहिष्णुता कम हो रही है, और हम देख सकते हैं कि लोगों में ये भावना आ चुकी है कि भ्रष्टाचार जहाँ भी हो रहा है वहाँ से अलग हो जाना चाहते हैं। परिवार का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार से कोई व्यक्ति जुड़े। तो आपके क्या विचार हैं इस पर? देखिए, समाज का एक पार्ट होने के नाते मेरा भी स्पष्ट यही है कि जो एक व्यवस्था बनी हुई है उसमें हमें परिणाम मिलना ही चाहिए। तो ये आज की बात नहीं है, ये एक सतत चलती हुई व्यवस्था है जिसमें कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता, कोई भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी नहीं चाहता, कोई भी नागरिक नहीं चाहता कि एक भ्रष्टाचार के बीच में उसकी कार्यप्रणाली चले या वो उन कार्यप्रणाली का हिस्सा बने। समाज के कई चीज़ें, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, जब शिक्षा हमारी बढ़ती है, जब हमारी जागरूकता बढ़ती है विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो रहता है, और यहीं से हमारे एक सभ्य समाज की एक अनुशासनिक समाज की स्थापना होती है। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि इस बार का जो थीम है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही एक हिस्सा है कि हम प्रत्येक व्यक्ति मिलकर, प्रत्येक नागरिक मिलकर, प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी मिलकर इस व्यवस्था को तय करें, और भ्रष्टाचार जो कि समाज के लिए कलंक है उसका भाग मैं नहीं चाहती कि सामान्य स्थिति में कोई भी व्यक्ति बनना चाहता है। ह्यूमन नेचर ऐसा है ही नहीं कि वो किसी चीज़ को बाईपास करे। हर व्यक्ति एक सिस्टम पे चलना चाहता है, वो सरकार से भी यही अपेक्षा करता है कि जो सिस्टम उन्होंने एडियर किया है उस पर वो चला जाए। बिल्कुल। मैम, अंत में चलते चलते छोटी छोटी टिप्स जिससे सतर्क नागरिक बनने के लिए जो आदतें होनी चाहिए एक आम व्यक्ति में, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बता दें। सतर्क नागरिक बनने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हमारी शुरुआत परिवार से हो रही है। जब हम एक शासकीय व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं तो हमारे पास रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। हमको एक्चुअली में इन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, उन पर चलना है। तो मैं सोचती हूँ कि हम इससे बड़ी कोई टिप है ही नहीं शासकीय व्यवस्था में कि जो निर्धारित व्यवस्था है उस पर हम चलें, और ना केवल चलें, हमारे साथियों को भी कहें कि आप उस पर चलें, और एक ऐसी सशक्त व्यवस्था निर्धारित करें कि कोई भी व्यक्ति गलत करने के पहले 2 बार सोचे कि उसने गलत नहीं करना है। एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कि गलत करने का परिणाम इतना कठिन हो, इतना खराब हो कि वो व्यक्ति दोबारा उस चीज़ को करने की कोशिश ही ना करे। ये हमारे समाज में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि सब जगह अपवाद तो होते ही हैं कि हम फुल प्रूफ व्यवस्था की स्थापना की अपेक्षा नहीं कर सकते, पर हम उस व्यवस्था की अपेक्षा जरूर करते हैं जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक शासकीय कर्मचारी अधिकारी उस व्यवस्था पर चले, उन नियमों का पालन करे, और हमारे नागरिकों को जो सरकार ने उसको बृहत्तर उत्तरदायित्व दिए हैं उनका पालन करे, और एक सुशासन की कल्पना जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं उसको पालन करवाने में सहयोग प्रदान करे। बिल्कुल, मैडम ने बहुत अच्छी टिप्स दी हैं, और बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की जब बात होती है तो हमें उस रास्ते ही नहीं जाना जिससे कुछ समस्या उत्पन्न हो सके। और मैम ने जो वेबसाइट बताई थी ऑनलाइन समाधान की, वो आप फिर से देख लें, mplokaयुक्त.nic.in, और आप नीचे फ्लैश भी की जा रही है वेबसाइट, तो आप सभी दर्शक नोट कर सकते हैं। और अगर आपके विभाग में या आपके साथ कोई घटना हुई है, शिकायत करना चाहते हैं, तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। मैम, चलते चलते सतर्क भारत समृद्ध भारत के जो नारे हैं उसको आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? सतर्क भारत और समृद्ध भारत बिल्कुल वही चीज़ है जैसे कि कई बड़ी बड़ी कंपनियों के स्लोगन आप पढ़ते हैं, मेक इट डिफरेंट, एप्पल कहती है। मतलब हमको उस व्यवस्था पे चलना ही है, और हमको स्वयं अपना उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत करना है कि भाई देखो हम भी चल रहे हैं, आप भी चलिए। केवल
वक्तव्य देने से, भाषण देने से चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती, जबकि आप स्वयं उसका अनुसरण करते हुए समाज के सामने जब उदाहरण प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो सबसे अच्छा उदाहरण होता है वो, और वही समाज के लिए, सतर्क समाज के लिए एक नींव की काम करता है, और वही हमें करना भी चाहिए। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे से मैम आपने बताया और हम सभी को जागरूक किया कि सतर्कता कितनी ज़रूरी है, सतर्कता जागरूकता कितनी ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती अरुणा गुप्ता जी इस संपूर्ण जानकारी के लिए। और एक आदर्श भारत बनाने के लिए सतर्कता जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, अब आगे बढ़ते हुए हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पर्यटन सेगमेंट में आइए आपको लेकर चलते हैं नीमच के CRPF में। CRPF के प्रांगण में हम चलेंगे, लेकिन उससे पूर्व जिन बातों पर प्रकाश डाला गया है, सतर्कता जागरूकता जो अभियान है, जो सप्ताह हम बना रहे हैं, इस पर विशेष जानकारी आपको प्रदान की गई और जो वेबसाइट है वो भी आपसे साझा की गई है। तो जो अगला सेगमेंट है वो पर्यटन है। आइए चलते हैं नीमच के CRPF के प्रांगण में। इंसान के हाथ में एक ही जीवन रेखा होती है, मगर नीमच के भाग्य में कई जीवन रेखाएं हैं। इनमें सबसे प्रबल और प्रखर रेखा है CRPF, केंद्रीय सुरक्षा बल। इस छोटे से कस्बे में 27 जुलाई 1939 में ब्रिटिश हुकूमत ने CRP यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की स्थापना की थी, ताकि वो मालवा, राजपूताना और मेवाड़ रियासतों पर नजर रख सके। वक्त ने करवट ली और 1947 में मुल्क आजाद हो गया। आजाद भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया। CRP वही, पर मकसद जुदा हो गए। इस बल ने अंग्रेजों की हिफाजत भी की। 1857 के स्वतंत्रता संग्रामियों से ये जूझा भी। उभय पक्षी शहादतों का भी यहाँ का किला गवाह बना। 1819 में निर्मित इस किले ने भारत की पहली जय विजय का परचम भी 1857 में फहराते देखा, जब भारतीय स्वाधीनता की सेना, जिसे तब विद्रोही सेना कहा गया था, उसने यहीं विजय धुंद भी बजाई। प्रमाण तो नहीं, परंतु किंवदंती जरूर है कि इस किले का संपर्क सुरंगों के जरिए दिल्ली और आगरा से था। CRPF परिसर ऐतिहासिक निर्मितियों से अटा पड़ा है। इनमें 1877 की बनी विक्टोरिया बैरक क्रमांक 1 है, 1870 की बनी विक्टोरिया सरदार बल की बैरक क्रमांक 6 है, 1889 की बनी पचौरी लाइन्स है, यानी रहवासी क्षेत्रों को छोड़कर सभी 100 वर्ष से ज्यादा पुरानी इमारतें। ये जगह है त्रिगंजा
तो ये तो था नीमच का सीआरपीएफ प्रांगण, और अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, नशा मुक्ति के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ श्री रमेश कुमार सिंह जी, जो कि संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग से हैं, और साथ ही में श्री समर्थ दंदोतिया जी, जो कि संचालक हैं जीकेएस नशा मुक्ति केंद्र। सर बहुत बहुत स्वागत है। रमेश सर, समर्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, ये पूरा कार्यक्रम सजीव के साथ साथ फोन इन कार्यक्रम भी है, तो आप फिर से नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स, जिससे आप भी जुड़ सकते हैं हमारे आज के कार्यक्रम से। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 0755-266-0049, और दूसरा नंबर भी नीचे डिस्प्ले किया जा रहा है। सर, जिस प्रकार से हम नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, शासन प्रशासन का पूरा जोर है, क्योंकि युवा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी देश की। तो युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए शासन प्रशासन का बहुत जोर है। किस उद्देश्य के साथ किया जा रहा है इस अभियान को संचालित? संपूर्ण भारतवर्ष में नशा मुक्ति अभियान संचालित किया जा रहा है, उसके बारे में बताएं। यहाँ तक नशा मुक्ति अभियान का, नशा मुक्त भारत अभियान जो है, ये 15 अगस्त 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। बिल्कुल। इसके पहले भी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नशा मुक्ति का हम लोग वर्ष में 4 दिवस मनाते रहे हैं, जिससे कि नशे से दूरी है जरूरी, या नशा मुक्त सप्ताह या मद निषेध सप्ताह मनाया जाता है। बिल्कुल। जैसे कि आप जानती होंगे कि 30 जनवरी, 31 मई, 26 जून और 2 से 8 अक्टूबर को हर साल मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नशा मुक्त सप्ताह भी मनाया जाता है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नशा मुक्ति को सबसे बड़ा समाज के लिए घातक जाना, समझा, और उसके लिए उन्होंने एक अभियान शुरू किया। बिल्कुल। अभियान की शुरुआत हुई 15 अगस्त 2020 से। अभी हम लोग इसका 5वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके तहत ही हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 2 अक्टूबर 2022 में लाल परेड ग्राउंड में अशासकीय संस्थाओं के साथ सामाजिक संस्थाओं को जोड़ करके एक बड़ा प्रोग्राम किया गया था, जिससे कि नशा मुक्ति का हर जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण और हर स्तर पर इसका प्रचार प्रसार हो सके और नशे की बुराइयों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। ये हमारा प्रयास शासन का है, विभाग का है। सामाजिक न्याय विभाग इसमें अग्रणी है, और इसमें अशासकीय संस्थाओं का भी बिल्कुल बहुत अच्छा योगदान रहा है, और भी अन्य विभाग जैसे पुलिस विभाग, नारकोटिक्स, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग का इसमें हमें समय समय पर सहयोग मिलता रहा है। बिल्कुल। रमेश कुमार सिंह जी, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया, और भी जानकारी लेंगे सर आपसे, लेकिन उससे पूर्व समर्थ जी हैं। सर, आप संचालक हैं जीकेएस नशा मुक्ति केंद्र के, तो किस प्रकार से नशा समाज और युवा वर्ग को प्रभावित कर रहा है? बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो हमारे जितने दर्शक हैं उनको आप बताएंगे कि क्या प्रभाव है इस नशे का? ऑलमोस्ट मैम, अगर देखा जाए तो हर एस्पेक्ट पे जो नशा है हम लोगों को, पूरे समाज को और ख़ासकर युवा वर्ग को प्रभावित करता है। एक्चुअली जो उम्र लोगों की कुछ सीखने की, बच्चों की कुछ बनने की होती है, अपने फ्यूचर को बनाने की होती है, उस उम्र में वो बच्चे जब नशे में पड़ जाते हैं तो ऑलमोस्ट उनका पूरा परिवार, उनका भविष्य, सभी चीज़ें दांव पे लग जाती हैं। और कहा जाता है कि युवा जो हैं वो देश का भविष्य है ना। हमारे आने वाला जो देश का भविष्य है, जो विकास है, वो निर्भर करता है हमारे देश के युवाओं पर। और वही युवा पीढ़ी जब नशे में पड़ जाएगी तो बनी बात है कि देश का उस तरह का विकास जो हम चाहते हैं, जिस तरह की तरक्की हम चाहते हैं, वो होना संभव नहीं है। और इसका दूसरा प्रभाव जो है वो पड़ता है पूरे परिवार पर, है ना, क्योंकि एक परिवार में अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है तो उसका पूरा का पूरा जो परिवार है वो एक ही व्यक्ति के केंद्रित हो जाता है। जो व्यक्ति नशा कर रहा है उसी पे केंद्रित हो जाता है। इसके कारण वो पूरा परिवार सरवाइव करता है। साथ में इस नशे के कारण कई तरह के अपराध, दुर्घटनाएं, ये चीज़ें भी बढ़ती हैं, है ना। नशे के कारण कई बार देखा गया है कि रोड में एक्सीडेंट होना या फिर इस तरह के जघन्य अपराध जो होते हैं उनके पीछे का मेन कारण जो होता है वो नशा होता है। बिल्कुल। नशे के प्रकार के बारे में भी जानेंगे, कई प्रकार के नशे हैं उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व हमारे साथ रमेश कुमार सिंह सर हैं। सर, शासन प्रशासन की क्या परियोजना है? जन जागृति के लिए क्या कुछ किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा नशा मुक्ति के बारे में जानकारी के लिए एक मोबाइल नंबर दिया गया है 1446
इससे आप कोई भी जानकारी नशे के बारे में ले सकते हैं। साथ ही जैसा कि मैंने बताया था कि एक नारकोटिक विभाग के द्वारा भी एक टोल फ्री नंबर है, वो है 1933। इससे भी आप इससे सहयोग ले सकते हैं। जहाँ तक सामाजिक न्याय विभाग का प्रश्न है, तो सामाजिक न्याय विभाग पूरे वर्ष नशा के लिए कार्य करता है, नशा मुक्ति के लिए कार्य करता है। इसके तहत जो हमारी अशासकीय संस्थाएं हैं उन सबों को हम लोग के विभाग के द्वारा एक मान्यता दी जाती है। मान्यता के लिए सबसे आवश्यक है कि वो आवेदन अपने जिले में करे। जिले में एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में के अध्यक्ष माननीय कलेक्टर होते हैं। कमेटी में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, सामाजिक न्याय, फिर जिला पंचायत, इसके अलावा नगर निगम, ये सब लोग इसके सदस्य होते हैं। उनके द्वारा उस संस्था को परीक्षण किया जाता है। पात्रता के आधार पर फिर उन्हें कलेक्टर की अनुशंसा से राज्य शासन को भेजा जाता है, जिससे कि वो अशासकीय संस्था जो कि पहले अपने अनुसार कार्य कर रही थी, उसको हमारे विभाग के द्वारा मान्यता मिलती है। मान्यता मिलने के पश्चात ही वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं या डी एडिक्शन सेंटर चला सकते हैं। तो इसमें हमारा विभाग संस्थाओं को, अशासकीय संस्थाओं को भी जोड़ता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अच्छी पहल की है, उसने गायत्री मंदिर, ब्रह्म कुमारी और अल्कोहलिक अनोनिमस के भी MOU किया है। यानी कि वो लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, उनके द्वारा भी प्रचार प्रसार का कार्य कराया जा रहा है। और हमारी अशासकीय संस्थाएं तो समय समय पर हमें सहयोग कर ही रही हैं। साथ ही हमारे जो एम्स हैं, हाँ जी, उसके तहत पूरे प्रदेश में 10 जिलों में ATF सेंटर बनाया गया है। यानी कि जो व्यक्ति नशा से ग्रसित है, अगर उसे छोड़ना चाहता है तो वहाँ वो उपस्थित हो सकता है और वहाँ से उसको छोड़वाने के लिए शासन प्रयास करती है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि शासन प्रशासन के बहुत सारे प्रयास हैं, जिसके अंतर्गत कमेटी के बारे में सर ने बताया। और जो एम्स हैं, एम्स में भी ATF सेंटर्स हैं जहाँ पर संपर्क करके नशा से मुक्त हो सकते हैं। यही लेंगे एक छोटा सा विराम, कार्यक्रम जारी रहेगा, तुरंत लौटते हैं। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हमेशा नए लगते हैं, फिर चाहे कितना ही वक्त क्यों ना गुजर जाए, पर वो कभी पुराने नहीं होते। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तो वाकई लगता है कि किसी ने दिल से पुकारा हो और हम सबको छोड़कर बस उस आवाज के पीछे चले गए हों। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। आशा जी की आवाज में वो जादू है। गुजरते जाएंगे हम, प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखना ना भूलें आपका अपना कार्यक्रम सदाबहार। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं सतर्कता जागरूकता के बारे में और हमारे साथ हैं श्री राकेश कुमार सिंह जी, जो कि संयुक्त संचालक हैं सामाजिक न्याय विभाग से। साथ ही में श्री समर्थ दंतोतिया जी, जो कि संचालक हैं GKS नशा मुक्ति केंद्र से। समर्थ जी, आपसे पूछना चाहेंगे, कई प्रकार के नशे होते हैं, तो कितने प्रकार के नशे होते हैं? आमतौर पर 2 ही प्रकार के नशे हम लोग जानते हैं, लेकिन आप विस्तार हो चुका है। और कैसे आप जागरूक करते हैं लोगों को, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो नशे तक पहुंचे ही ना व्यक्ति, उसके लिए क्या कुछ प्रयास किया जाता है? पहली बात तो मैं नशे जो है ना, आज की डेट में जो हम लोग जानते हैं कि शराब और जो गांजा अफीम इस तरह के नशे होते हैं, बट आज की डेट में अगर देखा जाए तो युवा वर्ग जो है वो कई और सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं उनका भी दुरुपयोग कर रहा है। अगर MP में भी अगर देखें हम, तो छोटे छोटे गाँवों में आजकल
एमडी नाम का जो ड्रग है उसका प्रोडक्शन भी हो रहा है, और युवा वर्ग, इवन दो गांव के जो लोग हैं वो भी इस नशे का उपयोग कर रहे हैं, और बहुत ही घातक तरह का नशा होता है। एक बार जिसकी लत अगर लग जाए तो इसे छोड़ना बहुत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पेन रहता है, आप मानसिक तौर पे इतने ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं इस नशे से कि आपको सिवाय इस नशे को करने के दूसरी कोई और चीज़ नज़र नहीं आती है। ना आपको अपने समाज की, घर की जिम्मेदारियां नज़र आती हैं, ना आपका स्वास्थ्य नज़र आता है, ना आपका काम नज़र आता है ना। और दूसरी चीज़ रही बात किस तरीके से इसको क्योर किया जाए, तो सबसे पहली चीज़ है शिक्षा। अगर आप स्कूल के माध्यम से या पेरेंटिंग के टाइम से ही बच्चों को इस नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताएं, एक दोस्त बन के पेरेंट अगर बच्चों को इस नशे के बारे में और इसके दुष्प्रभाव के बारे में पहले से नॉलेज देते रहें कि इसको करने से क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, क्या हानियाँ हो सकती हैं, तो उन्हें रोकने में बहुत ज़्यादा पहले से हेल्प मिलेगी, है ना। बजाय इनको छुड़ाने से अच्छा है कि पहले इन्हें रोक दिया जाए, है ना। हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे समाज में या स्कूलों में इन विषयों पे बात करना उचित नहीं समझा जाता है। ये लगता है कि अगर हम इन विषयों पे बात करेंगे तो और बच्चे या लोग इंडल्ज होंगे इस चीज़ में। बजाय इसके अगर हम इनको सहजता से और बहुत अच्छे से इसकी नॉलेज दी जाए कि इसको करने के बाद इसके प्रभाव क्या होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी पे, आपके घर पे, समाज पे, तो लोगों को शायद इससे रोका जा सकता है। बिल्कुल। तो नशा किसी भी प्रकार से सही नहीं है, क्योंकि हमें ये गैर जिम्मेदार भी बनाता है। समर जी, ये भी जानना चाहेंगे, कोई व्यक्ति जब आपके पास आता है, नशा मुक्ति केंद्र जब आता है, तो किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं? और ये देखा गया है नशा मुक्ति केंद्र खुद कोई नहीं आता, किसी न किसी के ज़रिए लाया जाता है या ज़बरदस्ती लाया जाता है, तब आप क्या प्रक्रिया करते हैं? ज़बरदस्ती लाने का प्रोसेस तो वो इसीलिए है क्योंकि नशे को डिजीज़ ऑफ डिनाइल बोला जाता है, नकारात्मकता की बीमारी बोला जाता है। जैसे अदर जो भी बीमारियां होती हैं उसमें आदमी ये रिकॉग्नाइज़ कर पाता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे इलाज की ज़रूरत है। बट नशे में मोस्टली देखा गया है कि इंसान खुद को ना तो एडिक्ट मानता है ना डिपेंडेंट मानता है। वो ये सोचता है कि मेरी मर्जी है, मेरी लाइफ है, मैं पी रहा हूँ और मेरा जब मन होगा मैं छोड़ दूंगा। और वो ये समझ नहीं पाता है कि मैं कब इस नशे पे डिपेंड हो गया, कब मैं इस ट्रैप में फंस गया हूँ और मैं चाह के भी छोड़ नहीं पा रहा। मेरी पूरी दैनिक जो क्रियाएं हैं वो पूरी की पूरी मेरी बिगड़ गई, मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो रहा है, मेरी जॉब जा रही है, घर में दिक्कतें हैं। बट वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता है। वो ये सोचता है कि ठीक है, मेरा जो जीवन चल रहा है वो नशे के सहारे ही सही चल रहा है, इस वजह से वो रुक नहीं पाता। कई वजह से इसलिए परिवार को ये कदम उठाना पड़ता है कि उन्हें फोर्सफुली लेके आते हैं। और नशा मुक्ति केंद्र में जब व्यक्ति आता है तो पहला जो काम होता है उसका स्वास्थ्य परीक्षण होता है, उनकी जाँचें होती हैं फिजिकल, जो भी रिपोर्ट आती हैं उसके आधार पर उनका पहला जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है वो होता है उनका विड्रॉल मैनेजमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन जिसको अपन बोलते हैं। उसमें उनकी जो भी सब्सटेंस वो ले रहे होते हैं उनकी जो निर्भरता होती है। सडनली हम किसी भी नशे को बंद करते हैं, कट ऑफ करते हैं, तो उसके बाद हमें विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, बेचैनी, घबराहट होना, उल्टी, है ना, कई तरह के अदर सिम्टम्स भी रहते हैं। कई बार ये बहुत सीवियर भी रहते हैं, जैसे डिलीरियम ट्रेमेंस है जो अल्कोहल में मोस्टली आता है, उसमें वो कई बार जानलेवा भी हो सकता है। तो उसके लिए पहले उनका हेल्थ चेकअप होता है, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उसके माध्यम से साइकेट्रिस्ट जो रहते हैं और डॉक्टर्स रहते हैं उनके माध्यम से उनका विड्रॉल का ट्रीटमेंट चलता है। पूरा मेडिकेशन का प्रोसेस रहता है वो 7 से 10 दिन का। और जब भी वो फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं थेरेपी में आने के लिए, उनके विड्रॉल्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसमें उनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। हर व्यक्ति यूनिक होता है, उसकी प्रॉब्लम्स यूनिक हैं, उसकी डिपेंडेंसी यूनिक है, तो हर व्यक्ति के आधार पर रिहैब सेंटर्स में उनकी थेरेपी प्लान की जाती है कि किस व्यक्ति को क्या ज़रूरत है। और काउंसलिंग इसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि व्यक्ति के घर में परेशानियाँ कुछ और हैं, उसकी मानसिकता कुछ और है, उसके नशा करने की वजह कुछ और है। तो हर व्यक्ति एक यूनिक पर्सनैलिटी है और उसके अनुसार काउंसलर प्लान करते हैं कि इनके लिए किस तरह की थेरेपी, किस तरह का ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और लगभग ये प्रक्रिया जो है 3 महीने की रहती है। इस दौरान व्यक्ति वहीं रिहैब में रहता है, उसकी दैनिक दिनचर्या में भी सुधार होता है, स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, उसे मनोवैज्ञानिक हेल्प मिलती है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। बिल्कुल। तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पूरा प्लान रहता है जब रिहैब में कोई व्यक्ति को परिवारजन लेकर जाते हैं या स्वयं जाता है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जितना भी नशा उसने जीवन भर किया होता है उसको डिटॉक्सिफाई करा के पूरा प्रोसीजर किया जाता है।
हमारे साथ राकेश कुमार सिंह जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि रमेश कुमार सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब सामाजिक न्याय विभाग का क्या रोल रहता है जब ये सब प्रक्रिया होती है, और इन संस्थानों को किस प्रोटोकॉल के अंडर आप अटैच करते हैं? देखिए, जहाँ तक संस्थाओं की बात है तो सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा इन संस्थाओं को हम लोग कोई राशि से मदद नहीं करते। इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से ही प्राप्त राशि मिलती है। हमारे प्रदेश में लगभग 33 तरह की संस्थाएं हैं जिनको कि भारत सरकार समय समय पर मदद करती है। जहाँ तक मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 को शुरू किया था नशा मुक्त भारत अभियान। उनका संकल्प है कि हमारा जो पूरा देश है वो इस आज़ादी के वर्षगांठ 100वीं वर्षगांठ पर पूरा देश नशा मुक्त हो जाए। उसी के लिए 5वीं वर्षगांठ जो हम लोग मना रहे हैं उसका इन्होंने एक नारा दिया है, विकसित भारत का मंत्र, भारत हो नशे से स्वतंत्र। ये नारा है अभी। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारी सरकार जो है नशा मुक्ति के क्षेत्र में जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं या जो व्यक्ति इसमें आगे बढ़कर काम कर रहा है उसको पुरस्कार देने का भी निर्णय लिया है। ये पुरस्कार 2010 से शुरू हुआ था, लेकिन पहली बार अभी 13 अगस्त को रविंद्र भवन में वर्तमान के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा एक अशासकीय संस्था है रीवा की शहीद भगत सिंह सेवा समिति, उसे 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। साथ ही भोपाल में ही एक शुद्धि नशा मुक्ति संचालन करते हैं श्री राजीव तिवारी, उनको भी हमारी सरकार ने 13 अगस्त के दिन 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया और प्रशस्ति पत्र दिया। इससे ये होगा कि हमारी जो अशासकीय संस्था हैं या जो व्यक्ति जो इसमें कार्य कर रहा है उसको वो इसमें आगे आएगा। इससे ऐसे चूंकि हम लोग उन्हें कोई धन से और सब से सहयोग, आर्थिक सहयोग नहीं देते हैं, लेकिन पुरस्कार से कोई भी व्यक्ति आएगा तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नशे से दूरी है जरूरी, जैसा कि एक प्रोग्राम है पुलिस विभाग का भी चला था, बिल्कुल, और उसमें भी सामाजिक न्याय विभाग, अशासकीय संस्थाएं या गायत्री मंदिर, ब्रह्म कुमारी, इन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया था। और इसमें पुलिस विभाग के चलते एक जो नशे से दूरी है जरूरी काफ़ी प्रचलित रहा और काफ़ी लोग इससे जान पाए कि वास्तव में नशा से कितना नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, शासन सतत प्रयासरत है कि नशे को हम लोग जड़ से खत्म करें। हमारे विभाग में कला मंडली होती है, एक कला मंडली गांव-गांव जा करके नशे के बारे में प्रचार प्रसार करती है कि नशा ना करें, नशे का क्या दुष्परिणाम होता है। इसके लिए वो गीत संगीत और नुक्कड़ नाटक भी देते हैं, दिखाते हैं पंचायतों में जाकर, जिससे कि नशे से लोग दूर रहें, नशे के बारे में जागें। और जैसा कि अभी डंडोतिया जी ने बताया कि नशे से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, लेकिन किसी भी बुराई की शुरुआत जो होती है वो नशे से होती है। अगर किस घर में कोई व्यक्ति एक नशा करता है तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है, बच्चे तबाह हो जाते हैं, खाने के लाले पड़ जाते हैं और समाज में उसे बुरी नज़र से देखा जाता है। मेरे एक मित्र थे, हम लोग साथ में ही ज्वाइन किया था विभाग में, और वो नशा करते थे और जैसे रायश्री का वो 100 गुटखा दिन भर में खा जाते थे। हम लोगों ने उन्हें समझाया कि भाई ऐसा मत करो, तो उन्होंने नहीं किया। बाद में उन्हें मुंह का कैंसर हो गया। बिल्कुल। तो हमारा कहना है कि अगर हम शुरू में संभल जाएं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर उसको हम लोग करें, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि हर एक स्कूल में हमारे जो समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी हैं जी, वो लोग जा करके 1 घंटे का, हमारे पीएस मैडम जो हैं सोनाली वायंगड़कर मैडम, उनके द्वारा हर स्कूल में कलेक्टरों को चिट्ठी लिखा गया कि हमारे समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी जो हैं वो जाएं और बच्चों से शपथ दिलाएं। बिल्कुल। ई प्लेज भी कराया जा रहा है कि नशा न करेंगे, न किसी को करने देंगे। तो ये शासन का और विभाग का ये सहयोग है और चाह रहा है विभाग की हमारे बच्चे इससे दूर रहें। छात्रावास को नशा मुक्त छात्रावास घोषित करने के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। हमारे जो विकलांगों का जो छात्रावास है विभाग का, उसको हम लोगों ने 1-2 जिलों में नशा मुक्त छात्रावास भी घोषित कराया है। तो ये हमारे विभाग का और
जन सहयोग से हम लोग इसमें सतत प्रयासरत हैं। बिल्कुल, काफ़ी सारे प्रयास शासन द्वारा किए जा रहे हैं। हम समर्थ जी से प्रश्न लेना चाहेंगे। एक स्टेटस सिंबल मान चुके हैं आज के युवा नशा करना, और नशे के पदार्थों की उपलब्धता बहुत आसान है बाज़ारों में, इस पर आप क्या कहेंगे? और स्टेटस सिंपल खासकर क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो डिजिटली प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नशा भी एक माध्यम हो जाता है जिससे वो स्टेटस को अपने हाई मानते हैं। स्टेटस सिंबल मानना युवाओं में जो सबसे बड़ा कारण इसका ये है, वो है हमारा मीडिया। हमारे जो स्टार्स हैं, जिस तरह की हमारी वेब सीरीज़ आजकल बन रही हैं, जिस तरह की हमारी मूवीज़ बन रही हैं, गाने बन रहे हैं, उसमें इतनी सहजता से जैसे आपने देखा होगा दम मारो दम और इस तरह के जो गाने हैं वो चल रहे हैं। तो अगर मीडिया और हमारे स्टार्स जो है वो बजाय इन नशों को ग्लैमराइज करने के, एक कूल फैक्टर दिखाने के, इनके दुष्प्रभावों को बताना स्टार्ट कर दें, वो बताएं कि नशा करने के बाद व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, नशे में पड़ने के बाद व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, उसके परिवार की स्थिति क्या होती है। तो इस जो धारणा बनी हुई है स्टेटस सिंबल वाली, उसे तोड़ा जा सकता है। मोस्टली क्या है ना, युवा जब इन तरह के गानों में, इस तरह की मूवीज़ में अपने आप को देखते हैं और ये विजुलाइज करना शुरू करते हैं कि हम भी इस तरह की लाइफ जी सकते हैं, या फिर हमारा भी हमारे दोस्तों के बीच में एक कूल फैक्टर के रूप में हम नशे को ले जा सकते हैं, बजाय इसके अगर वो इस चीज़ को विजुलाइज करना स्टार्ट करेंगे कि नशा करने के बाद हमारे परिवार की, हमारे घर की, हमारी खुद की स्थिति क्या होगी, तो इस धारणा को तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण है नशे से दूरी बनाए रखना, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें श्री रमेश कुमार सिंह जी ने दी, बताया किस प्रकार से सामाजिक न्याय विभाग कार्य कर रहा है और कितनी महत्वपूर्ण पहल और नवाचार के जरिए युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, नशा के प्रति जागरूक किया जा रहा है और नशा मुक्त बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही में श्री समर्थ दंदोतिया जी, आपने भी बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से रिहैब में क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, पहले ही जागरूक होना, नशा से दूरी बना के रखना ज़रूरी है, क्योंकि एक सफल जीवन व्यतीत करने के लिए, एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए जो युवा है, युवा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो नशे से हम सभी को दूरी बना के रखना चाहिए, और समय के अनुसार अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो आप संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर्स भी आपको बताए गए हैं 144446, इस पर आप जो है नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रमेश कुमार सिंह जी, श्री समर्थ दंदोतिया जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद करेंगे दर्शकों आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा, और ऐसे ही कई सारे सेगमेंट आपके लिए लेकर आएंगे अगले ही गुरुवार। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।